इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए बिना कोई देरी किए सीधे कॉर्पोरेट प्लेबुक के पन्नों को पलटते हैं और डिकोड करते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदरूनी फैसले एक आम शेयर होल्डर के वॉलेट पर आखिर कैसे और कितना असर डालते हैं। आज की इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। हम कॉर्पोरेट एक्शंस के बेसिक से शुरू करेंगे, फिर डिविडेंड्स और बायबैक्स को समझेंगे। उसके बाद शेयर गणित के पीछे की दिलचस्प साइकोलॉजी, कंपनियों के रीस्ट्रक्चरिंग के तरीके और आखिर में डीलिस्टिंग जैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, व्हाट आर कॉर्पोरेट एक्शंस, यानी इन कंपनी इनिशिएटिव्स की एकदम बेसिक बातें। असल में ये कॉर्पोरेट एक्शंस होते क्या हैं, आसान भाषा में समझें तो ये कंपनी के वो कदम या पहल हैं जो सीधा स्टेक होल्डर्स पर असर डालते हैं। अब क्योंकि मामला पैसों और इन्वेस्टर्स का है तो जाहिर सी बात है कि ये इवेंट्स बहुत ही सख्ती से रेगुलेटेड होते हैं। कंपनीज एक्ट, सेबी और लिस्टिंग एग्रीमेंट्स इन पर पूरी नज़र रखते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि किसी भी बेनिफिट को पाने के लिए इन्वेस्टर का नाम एक तय रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के रजिस्टर में होना बिल्कुल मस्ट है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, डिविडेंड्स, राइट्स और बायबैक्स। ये वो एक्शंस हैं जो कंपनी के बुनियादी फाइनेंशियल्स और कैश फ्लो को पूरी तरह बदल कर रख देते हैं। जब डिविडेंड्स की बात होती है ना, तो सेबी का एक बहुत क्लियर और जरूरी रूल है। डिविडेंड्स हमेशा सटीक रुपयों में घोषित किए जाने चाहिए, ना कि फेस वैल्यू के किसी परसेंटेज में। ऐसा इसलिए ताकि इन्वेस्टर्स के बीच कोई फालतू का कंफ्यूजन ना रहे। ये बेसिकली टैक्स चुकाने के बाद बचे मुनाफे का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक टैक्स इम्प्लीकेशन भी जुड़ा है। अगर किसी की डिविडेंड इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उस पर 10% का टैक्स काट लिया जाता है। अब मान लीजिए कंपनी को अचानक और पैसों या कैपिटल की जरूरत पड़ गई। ऐसे में राइट्स इश्यू का रास्ता चुना जाता है। इसका मेन लॉजिक यह है कि कंपनी के जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं उनकी ओनरशिप डाइल्यूट ना हो। इसीलिए कंपनी सबसे पहले अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पर शेयर्स ऑफर करती है। यह ऑफर आमतौर पर 15 से 30 दिन तक ओपन रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये शेयर्स खरीदने का एक विकल्प है, आपके पास एक चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं। लेकिन कई बार कहानी उल्टी भी होती है। कोई मैनेजमेंट अपनी ही कंपनी के शेयर्स मार्केट से वापस क्यों खरीद लेगा? इसके पीछे बायबैक की स्ट्रैटेजी काम करती है। हो सकता है कंपनी को लग रहा हो कि उनका स्टॉक अंडरवैल्यूड है और वो उसे बूस्ट करना चाहते हों, या फिर उनके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा कैश पड़ा हो जिसका इस्तेमाल करना हो। ये मार्केट में कॉन्फिडेंस जगाने का एक सॉलिड तरीका है। कई बार तो ये किसी टेकओवर से बचने की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी भी होती है, या फिर अपनी इक्विटी को कम करके लेवरेज बढ़ाने का एक स्मार्ट मूव। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द साइकोलॉजी ऑफ शेयर मैथ, यानी कागजों पर नंबरों का वो दिलचस्प खेल जो वैल्यू को छुए बिना परसेप्शन को बदल देता है। बोनस शेयर्स का फंडा बड़ा मजेदार है। ये असल में इकोनॉमिक इम्पैक्ट से ज्यादा इन्वेस्टर्स के दिमाग और उनकी साइकोलॉजी से खेलते हैं। इसे एक पिज्जा के उदाहरण से समझते हैं। ये बुक एंट्रीज बेसिकली उस पिज्जा के स्लाइसेस की तादाद बढ़ा देती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे पिज्जा का साइज या उसकी टोटल वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलती। इसे इस गणित से एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। मान लीजिए 1:1 के बोनस से पहले किसी के पास 100 शेयर्स थे। बोनस के बाद शेयर्स की संख्या डबल होकर 200 हो गई और प्रति शेयर कीमत 1,000 रुपए से घटकर ठीक आधी यानी 500 रुपए रह गई। लेकिन जरा टोटल वैल्यू पर नजर डालिए, वो पहले भी 1 लाख रुपए थी और बोनस के बाद भी 1 लाख रुपए ही है। इसमें कोई जादुई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसी तरह स्टॉक स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि फेस वैल्यू को कम करके शेयर्स की तादाद बढ़ा दी जाती है। इससे शेयर का प्राइस गिरता है और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है ताकि वो स्टॉक ज्यादा लोगों के बजट में आ सके। वहीं दूसरी तरफ शेयर कंसोलिडेशन इसका एकदम उल्टा करता है। ये फेस वैल्यू बढ़ाता है और शेयर्स की तादाद कम करता है। इससे प्राइस बढ़ जाता है ताकि मार्केट में उस शेयर का जो परसेप्शन है उसे सुधारा जा सके। इस थ्योरी को रियल वर्ल्ड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस स्टडी से समझते हैं। एसबीआई ने अपनी 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपए में स्प्लिट किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि करीब 2700 रुपए का एक भारी भरकम स्टॉक 295 रुपए के 10 छोटे स्टॉक्स में बढ़ गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जैक्ट फाइनल प्राइस क्या होगा ये कंपनी नहीं बल्कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई ही तय करती है। चलिए अब रुक करते हैं सेक्शन 4 का, रीस्ट्रक्चरिंग और मर्जिंग बिजनेसेस, यानी जब कंपनियां अपने कॉर्पोरेट फुटप्रिंट को बढ़ाने का फैसला करती हैं। कोई भी कंपनी दूसरे बिजनेस के साथ विलय क्यों करती है? इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा है सिनर्जी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाना।
इससे दोनों का रेवेन्यू और मार्केट शेयर एक साथ बढ़ता है। कई बार ये नए ज्योग्राफिकल मार्केट्स में एंट्री करने या बिजनेस डाइवर्सिफाई करने का तरीका होता है। और एक बहुत दिलचस्प बात, कभी-कभी तो जानबूझकर लॉस मेकिंग एंटिटीज को एक्वायर किया जाता है ताकि टैक्स में भारी छूट या टैक्स शील्ड्स का फायदा लिया जा सके। अब जब कोई बड़ी कंपनी किसी को अक्वायर करती है तो हमेशा सूटकेस भरकर कैश नहीं दिया जाता। यहां एंट्री होती है शेयर स्वैप मैकेनिज्म की। इसमें अक्वायर करने वाली कंपनी दूसरे बिजनेस को खरीदने के लिए करेंसी के रूप में अपने खुद के स्टॉक का इस्तेमाल करती है। और यह कोई हवा में तय किया गया नंबर नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही सावधानी से कैलकुलेट किए गए फेयर स्वैप रेशियो पर आधारित होता है। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से देखते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस का ये 761/1000 का स्पिन ऑफ रेशियो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये रेशियो दिखाता है कि कैसे एक बड़ी कंपनी अपने किसी स्पेसिफिक बिजनेस को, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी को, एक बिल्कुल अलग और स्वतंत्र एंटिटी के रूप में अलग करती है, जिसे हम बिजनेस की भाषा में कार्व आउट करना कहते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और डीलिस्टिंग। ये वो डिफेंसिव मूव्स हैं जब कंपनी मुश्किल में होती है या मार्केट से बाहर निकलना चाहती है। जब किसी कंपनी पर संकट के बादल मंडराते हैं तो उसके पास बचाव के दो मुख्य विकल्प होते हैं। पहला है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जो एनसीएलटी के जरिए एक प्रॉपर कोर्ट मैंडेटेड सेटलमेंट है। इसमें कंपनी और उसके क्रेडिटर्स के बीच शेयर कैपिटल का पुनर्गठन होता है। दूसरा रास्ता थोड़ा कम सख्त है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग। ये एक वॉलंटरी कोशिश है जिसमें लोन की शर्तों जैसे कि ब्याज या रीपेमेंट मोड को मॉडिफाई किया जाता है ताकि कंपनी डिफॉल्ट से बच सके और अपनी बैलेंस शीट सुधार सके। इसके बाद आता है सबसे बड़ा कदम, डीलिस्टिंग। इसका सीधा सा मतलब है स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स को हमेशा के लिए हटा देना। ये दो तरह की हो सकती है। अगर कंपनी रूल्स फॉलो नहीं करती तो एक्सचेंज इसे कंपलसरी डीलिस्ट कर सकता है, लेकिन कई बार मैनेजमेंट खुद अपनी मर्जी से वॉलंटरी डीलिस्टिंग चुनता है ताकि वो कंपनी को वापस प्राइवेट बना सके और बिना किसी पब्लिक प्रेशर के नई स्ट्रैटेजीज लागू कर सके। लेकिन वॉलंटरी डीलिस्टिंग इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए एक बेहद सख्त रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले प्रमोटर एक बेस या फ्लोर प्राइस तय करता है, फिर पब्लिक इसमें अपनी बिड लगाती है। सबसे क्रिटिकल शर्त यह है कि डीलिस्ट होने के लिए प्रमोटर की होल्डिंग 90% का आंकड़ा पार करनी ही चाहिए। और हां, जो शेयर होल्डर्स बच जाते हैं उन्हें 1 साल का एग्जिट विंडो भी दिया जाता है। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को बिना सही मौका दिए मार्केट से बाहर नहीं फेंका जा सकता। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद जब अगली बार न्यूज़ में किसी बड़े कॉर्पोरेट एक्शन का अनाउंसमेंट हो तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, क्या वो सच में कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई जेन्युइन इकोनॉमिक बदलाव ला रहा है या फिर वो सिर्फ कागजों पर खेला जा रहा एक साइकोलॉजिकल खेल है। इन भारी भरकम फाइनेंशियल जार्गन्स के पीछे के असली इरादों को समझना ही एक स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान है। सीखते रहिए और एनालाइज करते रहिए। कल्पना कीजिए कोई निवेशक सुबह आराम से उठता है, अपना पोर्टफोलियो चेक करता है और देखता है कि उसकी सबसे पसंदीदा, सबसे मजबूत कंपनी के शेयर की कीमत रातों रात आधी हो गई है। हाँ, दिल की धड़कन रुकने वाली स्थिति है। बिल्कुल, मतलब 1000 रुपए का शेयर अचानक 500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। सामान्य स्थिति में तो बाजार में हाहाकार मच जाना चाहिए। सही बात है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घबराने के बजाय निवेशक जश्न मना रहे हैं। ब्रोकिंग टर्मिनल्स पर उस शेयर को खरीदने की होड़ मची हुई है। अब सवाल ये दिमाग में आता है कि जब कीमत आधी हो गई तो ये जश्न क्यों? और यही वो रहस्य है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। एग्जैक्टली। इसका जवाब उस छिपी हुई दुनिया में है जो शेयर बाजार की असली दिशा तय करती है। आज की इस गहन चर्चा में, यानी हमारी इस डीप डाइव का विषय यही है, कॉर्पोरेट एक्शंस। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर आज हम इन बड़े फैसलों को समझने की कोशिश करेंगे। और सच कहूं तो ये एक ऐसा विषय है जो किसी भी आम निवेशक के सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शेयर खरीदना मतलब किसी दुकान से सामान खरीदने जैसा है। पैसे दिए, डीमैट अकाउंट में शेयर आ गए और लेन देन खत्म। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। पर असलियत में ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है तो वो एक जीवित और गतिशील अनुबंध का हिस्सा बनता है। वो कंपनी के उन बड़े फैसलों का भागीदार बन जाता है जो उसके निवेश का स्वरूप पूरी तरह बदल सकते हैं। यानी वो सिर्फ दर्शक नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। आज हम अपने स्रोतों से मुनाफे के बंटवारे से लेकर कंपनियों के टूटने और बाजार से गायब हो जाने तक की
पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कंपनियां अपनी मर्जी से जब चाहें कुछ भी नहीं कर सकती। स्रोतों में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये जितने भी कॉरपोरेट एक्शंस हैं, ये कंपनी अधिनियम 2013 के कड़े प्रावधानों, सेबी के नियमों और स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग एग्रीमेंट के तहत ही काम करते हैं। हाँ, एक बहुत ही सख्त कानूनी दायरा होता है इन सब का। लेकिन इन सब के बीच ना एक तकनीकी शब्द बार बार पढ़ने को मिलता है स्रोतों में, रिकॉर्ड डेट और बुक क्लोजर। मैं थोड़ा समझना चाहता था कि ये असल में क्या बला है। अच्छा, इससे आप एक स्कूल के हाजिरी रजिस्टर की तरह समझ सकते हैं। देखिए, शेयर बाजार में हर दिन लाखों शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं ना। रोजाना का काम है। तो कंपनी के जो मालिक हैं वो हर पल बदलते रहते। ऐसे में अगर कंपनी को कोई फायदा बांटना है तो वो किसे देगी? ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला काम हो जाएगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कंपनी एक तारीख तय करती है जिसे रिकॉर्ड डेट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उस विशेष दिन के अंत में जिसका भी नाम कंपनी के आधिकारिक रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज होगा, सिर्फ उसे ही उस कॉर्पोरेट एक्शन का लाभ मिलेगा। मतलब अगर किसी के पास शेयर हैं लेकिन उसने रिकॉर्ड डेट के बाद खरीदे हैं तो उसे वो फायदा नहीं मिलेगा। एकदम सही पकड़े हैं आप। और बुक क्लोजर पे शायद वो समय है जब कंपनी अपने रजिस्टर को अपडेट करने के लिए उसे कुछ दिनों के लिए बंद कर देती है ताकि कोई नया नाम ना जोड़ सके। सटीकता से कहा जाए तो हाँ, रजिस्टर को कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया जाता है ताकि हिसाब किताब एकदम साफ रहे। तो चलिए, इस बुनियादी नियम को समझने के बाद हम कॉर्पोरेट एक्शंस के सबसे पहले और आम पड़ाव पर आते हैं, मुनाफे का बंटवारा। जब कंपनी भारी मुनाफा कमाती है तो वो लाभांश घोषित करती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, जो कि निवेशकों का सबसे पसंदीदा हिस्सा होता है। मुनाफा हुआ तो हिस्सा मिलेगा। लेकिन स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प नियम का जिक्र है। पहले लाभांश शेयर की फेस वैल्यू के प्रतिशत में घोषित होता था, लेकिन सेबी ने अब इसे बदलवा दिया है। और मैं बताऊं, सेबी को ये बदलाव इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो जो प्रतिशत वाली व्यवस्था थी ना, वो भ्रम का एक बहुत बड़ा जाल थी। वो कैसे? इसे समझने के लिए पहले हमें देखना होगा कि फेस वैल्यू असल में क्या है। यह शेयर की वो मूल कीमत है जिस पर कंपनी ने कागजों में उसे पहली बार दर्ज किया था। ये बाजार मूल्य नहीं है। अच्छा। अब मान लीजिए दो कंपनियां हैं, ए और बी। कंपनी ए के शेयर की फेस वैल्यू सिर्फ 2 रुपए है, लेकिन उसका बाजार मूल्य 500 रुपए है। और कंपनी बी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और उसका भी बाजार मूल्य 500 रुपए है। अब अगर दोनों कंपनियां 50% लाभांश की घोषणा करती हैं, तो सुनने में क्या लगता है? यही कि दोनों बराबर मुनाफा बांट रही हैं? हाँ, क्योंकि दोनों का 50% ही है, लेकिन असल में निवेशक के हाथ में आने वाली रकम तो अलग होगी ना। बहुत अलग होगी। कंपनी ए के निवेशक को 2 रुपए का 50% मिलेगा, यानी प्रति शेयर सिर्फ 1 रुपया। बाप रे, सिर्फ 1 रुपया। और वहीं कंपनी बी के निवेशक को 10 रुपए का 50%, यानी 5 रुपए प्रति शेयर मिलेंगे। प्रतिशत तो एक ही था, लेकिन फेस वैल्यू के गणित ने जमीन आसमान का फर्क पैदा कर दिया। ओहो, अब समझ आया। इसीलिए सेबी ने नियम बनाया कि ये भ्रम दूर करने के लिए लाभांश सीधे प्रति शेयर रुपए में घोषित होना चाहिए। जी बिल्कुल, ताकि छोटे निवेशकों को कोई धोखा ना हो। ये तो पारदर्शिता की दिशा में एक बहुत ही तार्किक कदम है। और स्रोतों में ये भी बताया गया है कि लाभांश घोषणा के 30 दिनों के भीतर देना अनिवार्य है। हाँ, ये एक सख्त टाइमलाइन है। साथ ही ये पूरी तरह से कर योग्य आय है। अगर किसी निवेशक को 5,000 रुपए से अधिक का लाभांश मिलता है तो कंपनी स्रोत पर ही आयकर अधिनियम की धारा 194 के तहत 10% टीडीएस काट लेती है। बिल्कुल, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। खैर, ये तो तब की बात है जब कंपनी मुनाफा बांट रही हो। लेकिन मान लीजिए कंपनी को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए और पैसों की जरूरत है, तब वो क्या करती है? तब आता है राइट्स इशू। हाँ, राइट्स इशू। इसका पूरा तंत्र ना मौजूदा शेयरधारकों को डाइल्यूशन से बचाने के लिए बनाया गया है। डाइल्यूशन मतलब उनका हिस्सा कम होने से बचाना? हाँ, सोचिए अगर कोई कंपनी बाजार में नए निवेशकों को सीधे शेयर जारी कर दे, तो जो पुराने वफादार निवेशक हैं, कंपनी में उनके स्वामित्व का प्रतिशत तो सिकुड़ जाएगा ना। हाँ, ये तो सूप में और पानी मिलाने जैसा हो गया। मतलब सूप की मात्रा तो बढ़ गई, लेकिन उसका स्वाद और गाढ़ापन कम हो गया। क्या बेहतरीन उदाहरण दिया है आपने। बिल्कुल यही होता है, पुराने शेयरधारक का हिस्सा कमजोर पड़ जाता है। तो इससे बचा कैसे जाए? इसी पानी मिलाने से बचने के लिए कंपनी अधिनियम में ये अनिवार्य किया गया है कि नए शेयर जारी करते समय सबसे पहले उन्हें मौजूदा शेयरधारकों को ही ऑफर किया जाएगा।
इसे ही उनका अधिकार या राइट्स इश्यू कहते हैं। और शायद इसे आकर्षक बनाने के लिए ये शेयर अक्सर बाजार मूल्य से काफी छूट पर दिए जाते हैं, यानी डिस्काउंट पर। जी हाँ, ताकि लोगों से खरीदें। स्रोतों का अनुसार ये ऑफर 15 से 30 दिनों तक खुला रहता है और इसमें एक बहुत ही लचीला विकल्प भी है, अधिकारों का त्याग, जिसे अंग्रेजी में रिनंसिएशन कहते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प फीचर है इसका। मतलब अगर कोई मौजूदा शेयरधारक वो नया शेयर नहीं खरीदना चाहता तो वो अपना ये अधिकार किसी और को बेच सकता है। हाँ, ये एक तरह से उस डिस्काउंट का मौद्रीकरण करना है। आप खुद शेयर नहीं ले रहे, लेकिन उस शेयर को सस्ते में खरीदने का जो पास आपको मिला है ना, आप वो पास किसी और को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। क्या बात है। अब उस कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ मुड़ते हैं जो सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, बोनस इशू। स्रोत बताते हैं कि कंपनी अपने फ्री रिजर्व को शेयर कैपिटल में बदलकर मुफ्त शेयर देती है। मेरे दिमाग में इसे लेकर हमेशा एक सवाल रहता है, मतलब क्या बोनस इशू का मतलब उसी पिज्जा को 4 की जगह 8 टुकड़ों में काटना नहीं है? अगर पिज्जा का आकार वही है तो पेट तो उतना ही भरेगा ना। पिज्जा का आपका एनालॉजी बहुत अच्छा है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। देखिए, आर्थिक रूप से सच में कोई नई संपत्ति नहीं बन रही है। वही तो मैं सोच रहा था। लेकिन कंपनी अपने फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करती है। अब ये फ्री रिजर्व क्या है? इसका मतलब है वो असली नकद मुनाफा जो कंपनी ने सालों तक मेहनत करके कमाया और जमा किया है। ये कोई कागजी मुनाफा या संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से आई रकम नहीं है। मतलब वो जेन्युइन प्रॉफिट है। एकदम जेन्युइन। नियम साफ है कि बोनस सिर्फ वास्तविक मुनाफे से दिया जा सकता है, और वो भी तब जब कंपनी ने अपना कर्ज चुकाने में कोई डिफॉल्ट ना किया हो। तो कंपनी उस जमा पैसे को रिजर्व के खाते से निकालकर शेयर कैपिटल के खाते में डाल देती है और बदले में शेयरधारकों को नए शेयर दे देती है। हाँ, अकाउंटिंग की भाषा में बस पैसा एक जेब से दूसरी जेब में जा रहा है। अगर 1 के बदले 1 का बोनस है तो 1000 रुपए वाले शेयर की कीमत गिरकर 500 रुपए हो जाएगी। निवेशक के पास पहले 1000 रुपए का एक शेयर था, अब उसके पास 500 रुपए के 2 शेयर हैं। संपत्ति तो जस की तस रही। फिर इसमें इतना आकर्षण क्यों होता है बाजार में? क्योंकि इंसान सिर्फ गणित पर नहीं चलता ना, वो धारणाओं पर भी प्रतिक्रिया देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास 2000 रुपए का एक नोट है और कोई आपको उसके बदले 500 रुपए के 4 नोट दे दे। आपकी कुल संपत्ति में 1 पैसे का भी इजाफा नहीं हुआ, लेकिन आपका बटुआ अचानक मोटा महसूस होने लगता है। अरे हाँ, वो तो है। आप खुद को आर्थिक रूप से अधिक संपन्न महसूस करते हैं। ये एक इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी पैदा करता है। 1000 रुपए का शेयर जब अचानक 500 का दिखने लगता है, तो जो छोटे रिटेल निवेशक पहले उसे महंगा समझकर नहीं खरीद रहे थे, वो भी बाजार में कूद पड़ते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक खेल है। और अगर बोनस इशू रिजर्व का इस्तेमाल करके ये मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है, तो एक दूसरा तरीका भी है जिसमें कंपनी बिना एक भी पैसा छुए यही असर पैदा कर देती है। आप स्टॉक स्प्लिट की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं स्टॉक स्प्लिट की ये बात कर रहा हूँ। देखिए, स्टॉक स्प्लिट पूरी तरह से तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़ाने का एक टूल है। इसमें कंपनी क्या करती है? सिर्फ शेयर की फेस वैल्यू को तोड़कर शेयरों की संख्या बढ़ा देती है। स्रोत सामग्री में ना भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। SBI ने अपने शेयर को 10 रुपए की फेस वैल्यू से 1 रुपए की फेस वैल्यू में स्प्लिट किया था, यानी 1 के बदले 10 का अनुपात। हाँ, ये काफी मशहूर उदाहरण है। जिसके पास 1 शेयर था उसे 10 शेयर मिल गए। घोषणा के समय वो शेयर करीब 2700 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। अब अगर हम सिर्फ सीधा गणित लगाएं तो 2700 रुपए का शेयर 10 हिस्सों में बंटने के बाद 270 रुपए का हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या? बाजार की धारणा और छोटे निवेशकों की भारी मांग के कारण वो स्प्लिट के बाद 295 रुपए पे ट्रेड करने लगा। अरे वाह, यहीं पर तरलता का जादू दिखता है। जी, 270 रुपए के हिसाब से निवेशक की कुल संपत्ति 2700 रुपए ही रहती, लेकिन 295 रुपए के भाव पर उसकी संपत्ति 2950 रुपए हो गई। ये जो 250 रुपए का अतिरिक्त फायदा हुआ, ये स्प्लिट के गणित से नहीं आया। तो कहां से आया? ये इस बात से आया कि सस्ता दिखने वाला शेयर अधिक लोगों की पहुंच में आ गया और अचानक से उसकी मांग बढ़ गई। बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका। और इसी का ठीक उल्टा होता है शेयर समेकन, जिसे शेयर कंसोलिडेशन कहते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है? जहां स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू कम की जाती है, कंसोलिडेशन में कंपनी फेस वैल्यू को बढ़ा देती है। मान लीजिए अगर 5 रुपए का शेयर है तो 5 शेयरों को मिलाकर 1 शेयर बना दिया जाएगा और उसकी कीमत 25 रुपए हो जाएगी।
पर कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी? मतलब हर कंपनी तो यही चाहती है ना कि उसके शेयर सस्ते दिखें ताकि ज्यादा लोग खरीदें। आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन सस्ता दिखने और कचरा दिखने में एक बहुत बारीक अंतर होता है। कचरा मतलब? हाँ, जब किसी शेयर की कीमत गिरते गिरते 2 या 4 रुपए रह जाती है, तो बाजार में उस पर पेनी स्टॉक का ठप्पा लग जाता है। समझ गया। बड़े संस्थागत निवेशक या म्यूचुअल फंड्स ऐसे शेयरों को गंभीरता से नहीं लेते। वे इसे बस सट्टेबाजी का साधन मान लेते हैं। तो इस नकारात्मक छवि से बचने के लिए कंपनी शेयरों का समीकरण करती है। 50 रुपए या 100 रुपए का शेयर दिखने में अधिक सम्मानजनक और स्थिर लगता है। यह पूरी तरह से अपनी कॉर्पोरेट छवि को बचाने की कवायद है। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है मेरे लिए। मतलब शेयर बाजार सिर्फ बैलेंस शीट पर काम नहीं करता, वो ऑप्टिक्स यानी दिखावे और ब्रांड इमेज पर भी भारी रूप से निर्भर करता है। 100% बाजार धारणाओं से ही चलता है। अब तक तो हमने शेयरों के गणित और धारणाओं पर बात की, लेकिन जब पूरी की पूरी कंपनी के ढांचे में ही बुनियादी बदलाव हो जाए तब क्या होता है? अब हम विलय यानी मर्जर, बंटवारा यानी डीमर्जर और बायबैक के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल कॉर्पोरेट एक्शंस हैं। विलय और अधिग्रहण किसी भी कंपनी के जीवन के सबसे बड़े और जटिल कदम होते हैं, और कंपनियां सिर्फ अपना आकार बढ़ाने के लिए नहीं जुड़ती। तो फिर असली कारण क्या है? इसके पीछे सिनर्जी होती है, यानी एक और एक मिलकर 11 बनाना। जब 2 कंपनियां साथ आती हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उनकी तकनीक सब मिल जाती है। और मैंने स्रोतों में विलय का एक और बहुत ही चालाक कारण पढ़ा था, टैक्स शील्ड। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। अगर कोई कंपनी भारी मुनाफे में है तो जाहिर है उसे टैक्स भी बहुत ज्यादा देना होगा। तो वो कंपनी क्या करती है? किसी ऐसी कंपनी का अधिग्रहण कर लेती है जो लगातार घाटे में चल रही हो। स्मार्ट मूव। फिर वो उस घाटे को अपने मुनाफे के सामने दिखाकर अपनी टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर लेती है। मतलब घाटे वाली कंपनी खरीदकर अपना टैक्स बचा लिया। और मजे की बात यह है कि यह अधिग्रहण हमेशा नकद देकर नहीं होता। अक्सर इसमें शेयर स्वैप का इस्तेमाल किया जाता है। शेयर स्वैप ये कैसे काम करता है? इसमें खरीदने वाली कंपनी अपनी नकदी खर्च करने के बजाय खरीदी जाने वाली कंपनी के शेयर धारकों को अपने खुद के शेयर दे देती है। इसके लिए दोनों कंपनियों का बहुत ही बारीक मूल्यांकन किया जाता है। अच्छा। मान लीजिए कंपनी ए का एक शेयर 100 रुपए का है और कंपनी बी का 50 रुपए का। तो एक कंपनी बी के शेयर धारकों से कहेगी कि आपके हर 2 शेयर के बदले हम अपना 1 शेयर देंगे। बहुत ही स्मार्ट तरीका है कैश बचाने का। और अगर जुड़ने में सिनर्जी है तो टूटने में क्या है? इसे शायद डीमर्जर या स्पिन ऑफ कहते हैं। जब एक बड़ा कॉर्पोरेट समूह अपने किसी हिस्से को अलग करके एक नई स्वतंत्र कंपनी बना देता है। हाँ, इसे बाजार की भाषा में अनलॉकिंग वैल्यू कहते हैं। अनलॉकिंग वैल्यू। कई बार एक बड़े समूह के अंदर कोई ऐसा व्यवसाय होता है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मुख्य व्यवसाय की बड़ी छाया में उसकी सही कीमत बाजार को नहीं दिख पाती। स्रोतों में इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया है। अप्रैल 2018 का अडानी एंटरप्राइजेस का मामला। उन्होंने अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के रूप में स्पिन ऑफ कर दिया था। बिल्कुल सही। और उस समय पुराने शेयर धारकों को 761:1000 में नई कंपनी के शेयर मिले थे। मतलब जिसके पास अडानी एंटरप्राइज के 1000 शेयर थे, उसे अडानी ग्रीन के 761 शेयर मुफ्त में मिल गए। एग्जैक्टली। और अलग होने के बाद उस रिन्यूएबल ऊर्जा व्यवसाय ने खुद की एक नई और बहुत बड़ी पहचान बनाई, जो शायद मूल कंपनी के अंदर रहकर कभी नहीं बन पाती। यही डीमर्जर का फायदा है। इससे हर व्यवसाय को अपना खुद का प्रबंधन, अपनी अलग पूंजी और अपना फोकस मिलता है। इन ढांचागत बदलावों के बीच ना एक और कॉर्पोरेट एक्शन है जो मुझे बहुत रणनीतिक लगता है, बायबैक। बायबैक तो बहुत पावरफुल टूल है। जब कंपनी बाजार से अपने ही शेयर वापस खरीदती है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं तो मुझे बायबैक एक डिफेंसिव शील्ड यानी सुरक्षा कवच की तरह लगता है। वो कैसे? अगर किसी कंपनी के पास बहुत सारा कैश जमा है और उसे डर है कि कोई बाहरी ताकत उसके शेयर धीरे धीरे खरीद कर उस पर हॉस्टाइल टेक ओवर कर सकती है, तो कंपनी खुद अपने शेयर खरीद कर इस खतरे को टाल देती है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? सोच रहे हैं। ये टेक ओवर से बचने की एक बहुत ही क्लासिक रणनीति है। बायबैक में कंपनी जो शेयर वापस खरीदती है, नियमों के अनुसार उसे वो शेयर नष्ट करने होते हैं, जिसे अंग्रेजी में एक्सटिंग्विश करना कहते हैं। शेयर हमेशा के लिए खत्म? हाँ, जब शेयर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं तो बाजार में शेयरों की कुल आपूर्ति घट जाती है।
बाहरी व्यक्ति के लिए इतने शेयर जुटाना असंभव हो जाता है कि वो कंपनी पर कब्जा कर सके। लेकिन इसका एक और गणितीय फायदा भी है जो शेयर धारकों को बहुत पसंद आता है। ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर का उछाल। और यही बायबैक का सबसे आकर्षक पहलू है निवेशकों के लिए। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ। जी बताइए। मान लीजिए कंपनी 100 रुपए कमाती है और बाजार में उसके 10 शेयर हैं। ठीक है। तो हर शेयर पर 10 रुपए का मुनाफा यानी ईपीएस हुआ। अब बायबैक के जरिए कंपनी ने 2 शेयर खरीदकर नष्ट कर दिए। अब शेयर बचे सिर्फ 8। मुनाफा अभी भी 100 रुपए ही है। बिल्कुल, लेकिन अब वो 100 रुपए 8 शेयरों में बटेंगे, तो हर शेयर का मुनाफा अचानक 12.5 रुपए हो जाएगा। मुनाफा बिना बढ़े ही सिर्फ शेयरों की संख्या घटने से ईपीएस बढ़ गया, जिससे बाजार में शेयर की कीमत अपने आप ऊपर चली जाती है। क्या बात है, बिना एक्स्ट्रा पैसे कमाए निवेशकों को अमीर बना दिया। और स्रोत बताते हैं कि बायबैक 2 तरीकों से होता है, टेंडर मेथड या ओपन मार्केट के जरिए। हाँ, ये दोनों अलग अलग तरीके हैं। टेंडर में कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों को सीधे एक प्रस्ताव भेजती है कि हम बाजार मूल्य से इतने अधिक दाम पर शेयर खरीदेंगे, और ओपन मार्केट में वो चुपचाप बाजार से नियमित रूप से शेयर उठाती रहती है। एक दिलचस्प बात स्रोतों में ये भी है कि एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस यानी ईसॉप्स के कारण प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम हो जाती है, जिसे संतुलित करने के लिए भी बायबैक का सहारा लिया जाता है। पर एक बात ध्यान रखने वाली है, ये सब तभी संभव है जब कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत हो। मतलब कोई भी कंपनी उठकर बायबैक नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। शर्त यह है कि कंपनी ने अपने कर्ज, डिबेंचर या फिक्स डिपॉजिट के भुगतान में कोई चूक यानी डिफॉल्ट न किया हो। कंगाल कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। और यहीं से हमारी चर्चा उस दिशा में मुड़ती है जहां चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। जब व्यापार में संकट हो, कर्ज का पहाड़ हो, तब कंपनियां खुद को बचाने या स्टॉक मार्केट से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए क्या करती हैं? जब वित्तीय संकट या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आता है तो सबसे पहली कोशिश होती है लोन रिस्ट्रक्चरिंग की। ये बैंकों के साथ आता है ना? जी, कंपनी कर्जदाताओं या बैंकों से कहती है कि देखिए, हम दिवालिया होने के कगार पर है, अगर हमने हाथ खड़े कर दिए तो आपका भी पूरा पैसा डूब जाएगा। तो फिर बैंक क्या करते हैं? एक बीच का रास्ता निकाला जाता होगा। बिल्कुल, कर्जदाता ब्याज दर कम कर सकते हैं, भुगतान की समय सीमा बढ़ा सकते हैं, या सबसे महत्वपूर्ण, कर्ज के एक बड़े हिस्से को कंपनी के शेयरों यानी इक्विटी में बदल दिया जाता है। ओह, मतलब बैंक अब सिर्फ कर्जदाता नहीं रहता, वो कंपनी का मालिक भी बन जाता है। हाँ, शेयर धारकों के लिए ये बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि उनकी हिस्सेदारी बुरी तरह डिल्यूट हो जाती है, लेकिन कम से कम कंपनी तो बच जाती है। लेकिन अगर बात सिर्फ बैंकों से ना सुलझे तो स्रोतों में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का जिक्र है, जो कंपनी अधिनियम के धारा 230 के तहत काम करती है। ये क्या होता है? जब मामला प्रेफरेंस शेयर धारकों के लाभांश न चुकाने या कई अलग अलग लेनदारों के बीच बुरी तरह फंस जाता है, तब मामला एनसीएलटी के पास जाता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हाँ, एनसीएलटी एक अदालत की तरह काम करती है। वह सभी पक्षों को बैठाकर एक कानूनी समझौता तैयार करवाती है। इसमें शेयर कैपिटल को घटाना, पुराने शेयरों को रद्द करना और नए सिरे से शेयर जारी करना शामिल हो सकता है। ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, मेजर सर्जरी है। और अगर कोई कंपनी इस पूरी पब्लिक लाइफ, रेगुलेटरी कंप्लायंस और शेयर बाजार की रोजमर्रा की माथापच्ची से ही हमेशा के लिए बाहर जाना चाहे, तो वो रास्ता है डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग भी 2 तरह की होती है, अनिवार्य भी हो सकती है और स्वैच्छिक भी। अनिवार्य मतलब जब जबरदस्ती निकाला जाए। हाँ, अनिवार्य डीलिस्टिंग तब होती है जब कंपनी लगातार नियमों का उल्लंघन करती है और स्टॉक एक्सचेंज उसे सजा के तौर पर बाहर फेंक देता है। इसमें निवेशकों का भारी नुकसान होता है। लेकिन स्वैच्छिक डीलिस्टिंग तो एक सोची समझी रणनीति है ना, जब प्रमोटर खुद कंपनी को प्राइवेट करना चाहता है। बिल्कुल। यहां मुझे एक बात खटकती है, अगर प्रमोटर के पास बहुत ताकत है तो क्या वो उन अल्पसंख्यक निवेशकों को जबरन बाहर निकाल सकता है जो अपने शेयर बेचना ही नहीं चाहते? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में, और हमारे स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है। भारत में नियमों के तहत अल्पसंख्यक निवेशकों को बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा। हाँ, उनके हाथों में बहुत बड़ी ताकत दी गई है। स्वैच्छिक डीलिस्टिंग तभी सफल हो सकती है जब प्रमोटर के पास 90% हिस्सेदारी आ जाए। 90%? और ये हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो कीमत तय होती है वो कैसे तय होती है? क्या प्रमोटर खुद दाम तय करता है? और जनता खरीदती है। हाँ, वो तो नॉर्मल बुक बिल्डिंग हो गई। लेकिन डीलिस्टिंग में कंपनी को शेयर वापस खरीदने हैं, तो यहाँ जनता दाम तय करती है।
प्रमोटर एक न्यूनतम कीमत बताता है, लेकिन शेयरधारक ऊंचे दाम की बोली लगाते हैं। जिस ऊंचे दाम पर प्रमोटर को 90% का आंकड़ा मिल जाता है, वही फाइनल एग्जिट प्राइस बन जाती है। अरे वाह, मतलब इस प्रक्रिया में वो 10% अल्पसंख्यक निवेशक पूरी डीलिस्टिंग को अपने मनचाहे दाम पर नचा सकते हैं। बिल्कुल नचा सकते हैं। ये तो सच में छोटे निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। जी। और अगर 90% के बाद डीलिस्टिंग हो भी गई, तो क्या बचे हुए शेयरधारकों का पैसा फंस गया जो शेयर नहीं बेच पाए? नहीं, उनका पैसा नहीं फंसता। नियम कहता है कि डीलिस्टिंग के बाद भी प्रमोटर को पूरे 1 साल तक उस एग्जिट प्राइस पर एक विंडो खुली रखनी होगी। अच्छा, 1 साल का ग्रेस पीरियड। हाँ, बचे हुए निवेशक उस 1 साल में कभी भी अपने शेयर उस तय कीमत पर प्रमोटर को बेच सकते हैं। और क्या डीलिस्ट हुई कंपनी कभी वापस शेयर बाजार में लौट सकती है? इसके लिए सेबी के सख्त नियम हैं। स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के मामले में कंपनी 5 साल तक और अनिवार्य डीलिस्टिंग के मामले में 10 साल तक वापस शेयर बाजार में रीलिस्ट नहीं हो सकती। तो ये थी कॉर्पोरेट एक्शंस की पूरी जीवन यात्रा। एक कंपनी मुनाफे के दिन देखती है तो लाभांश बांटती है, विस्तार करती है तो राइट्स इशू लाती है, निवेशकों को लुभाना हो तो बोनस और स्प्लिट का मनोवैज्ञानिक खेल खेलती है, खुद को बचाना हो तो बायबैक करती है, और जब संकट आता है तो एनसीएलटी के दरवाजे पर दस्तक देती है या फिर रिवर्स बुक बिल्डिंग के जरिए बाजार से विदा ले लेती है। एकदम सही सारांश निकाला आपने। हर एक कदम का निवेशक की संपत्ति पर सीधा और गहरा असर होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद ही कोई व्यक्ति खुद को जागरूक निवेशक कह सकता है, क्योंकि बाजार सिर्फ खरीदने और बेचने का नाम नहीं है। ये इन कॉर्पोरेट फैसलों को पढ़ने और उनका अनुमान लगाने का नाम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जी। आज हमने गहराई से समझा कि बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट जैसे कई कॉर्पोरेट एक्शंस का कागजों पर या कह ले बैलेंस शीट पर कोई वास्तविक आर्थिक मूल्य नहीं होता। ये सिर्फ 2000 के एक नोट को 500 के 4 नोटों में बदलने जैसा है। फिर भी इतिहास गवाह है कि इन घोषणाओं के होते ही शेयर बाजार बहुत ही आक्रामक, कभी-कभी हिंसक रूप से सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। बिल्कुल देता है। तो श्रोताओं को आज इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या ये शेयर बाजार पूरी तरह से सिर्फ वित्तीय गणित, ठंडे तर्कों और बैलेंस शीट के नंबरों पर चलने वाली कोई मशीन है, या फिर ये मानवीय भावनाओं, सस्ता दिखने के भ्रम, लालच और मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा, सजीव और जटिल थिएटर है? क्या हम नंबर्स में निवेश कर रहे हैं या इंसानी धारणाओं में? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। खुद से सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और बाजार के इस थिएटर के पीछे की स्क्रिप्ट को समझते रहिए। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।